आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का इतवार की शाम 6 बजे अख्तिताम हो गया। इतवार को आखिरी दिन TRS, BJP, कांग्रेस और मजलिस की रैलियां, रोड शो और बाइक रैलियां निकाली गईं। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे आम से इंतखाबी मुहिम अख्तिताम को पहुंची। 1 दिसंबर को आवाम फैसला करेगी कि कौन होगा हैदराबाद का अगला मेयर। ये पता चल जाएगा कि लोग पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक और हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर करने वालों के हक़ में वोट देंगे या फिर हैदराबाद की तरक्की और अमन क़ानून की बात करने वालों के हक़ में वोट देंगे। जहां TRS, मजलिस और BJP को अपनी अपनी कामयाबी का यकीन है, वहीं कांग्रेस भी इन इंतखाबात से पुरुम्मीद है। तेलुगु देशम भी अपनी बका के लिए मुकाबला कर रही है। इन तमाम सवालात का जवाब 1 दिसंबर को आवाम दे देगी और 4 दिसंबर को नताइज के ऐलान के बाद आवाम का फैसला सामने आएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इतवार शाम 6 बजे से तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 1 दिसंबर को GHMC के इंतखाबात के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद में वाक़ तमाम मरकज़ी हुकूमत के दफातर और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के सरबराहान से ख्वाहिश की है कि वो अपने दफातर और इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को वोट के हक़ से इस्तेफ़ादे की सहूलत फराहम करें। इस सिलसिले में मुलाजमीन को वोट डालने के लिए कुछ वक्त मख्तस करें या उन्हें दफातर को ताख़ीर से आने या फिर दफातर से जल्दी चले जाने की इजाज़त दें ताकि वो किसी भी वक्त अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा कर सकें। कमीशन ने बताया कि 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग मुनक़िद होगी। GHMC के इंतखाबात 1 दिसंबर को होने वाले हैं। इसके लिए राय दहिंदे अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादे के लिए पोलिंग बूथ पर 18 अक़साम के शनाख्ती कार्ड में से किसी एक शनाख्ती कार्ड को पेश कर सकते हैं। इस सिलसिले में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DS लोकेश कुमार ने बताया कि वोट डालने से कबल पोलिंग स्टेशन पर वोटर ID कार्ड को पेश करना होता है। वोटर शनाख्ती कार्ड पेश ना करने वाले राय दहिंदे मुतबादिल शनाख्ती कार्ड भी पेश करते हुए अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने 18 किस्म के ID कार्ड्स को मुसल्लमा करार दिया जिसमें किसी एक शनाख्ती कार्ड को पेश करते हुए वोट डाला जा सकता है। उनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सर्विस तस्वीर पर मुश्तमिल सर्विस ID कार्ड, तस्वीर पर मुश्तमिल बैंक पासबुक, पैन कार्ड, NPR, स्मार्ट कार्ड, जॉब कार्ड, हेल्थ कार्ड, तस्वीर पर मुश्तमिल पेंशन डॉक्यूमेंट, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कौंसिल को जारी करदा शनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर शनाख्ती कार्ड, आर्म लाइसेंस कार्ड या दीगर सर्टिफिकेट्स शामिल हैं। इंतखाबात में रायदही के तनासुब में इजाफे के लिए आवाम में बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में रहने वाले तमाम राय दहिंदों में वोटर स्लिप तकसीम किए गए हैं। वोटर स्लिप डाउनलोड करने के लिए खुसूसी ऐप तैयार किया गया है। माई GHMC ऐप में नो योर वोट ऑप्शन में नाम, वार्ड नंबर दर्ज करते हुए वोटर स्लिप हासिल कर सकते हैं और पोलिंग स्टेशन का मकाम भी गूगल मैप के जरिए देखा जा सकता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि GHMC के इंतखाबात में BJP की शानदार कामयाबी के साथ मेयर के ओहदे को हासिल करेगी। इसके अलावा आने वाले असम्बली इंतखाबात में BJP का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि रियासत में BJP की हुकूमत के क़याम में चीफ मिनिस्टर KCR का अहम रोल रहेगा क्योंकि KCR हुकूमत की कारकर्दगी को देखने से ही ये वाज़ेह हो जाता है कि तेलंगाना में BJP की जीत यकीनी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने आज सुबह अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट से अमित शाह रास चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की और वहां से सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो में हिस्सा लिया। बाद अज़ाम BJP के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि रोड शो में अवाम के रद्द-ए-अमल को देखने से ये वाज़ेह होता है कि इस मरतबा GHMC के इंतखाबात में BJP भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करने वाली है। आरती उतारो मैया तुमको मनाओ, आरती उतारो मैया तुमको मनाओ, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी। आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी। आरती उतारो।
मैया दूजो नहीं सहारो है, लागू पैया तोरी मैया आरती उतारो, लागू पैया तोरी मैया आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी आरती उतारो। रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, कष्टों से बचाओ, रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, कष्टों से बचाओ, विजय करो माँ, बजे बधैया आरती उतारो, विजय करो माँ, बजे बधैया आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी आरती उतारो। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दें। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा भूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर वल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन सिकंदराबाद में रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की जानिब से 15 लाख की रकम हासिल करने वाले बीजेपी को वोट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में मोदी ने अवाम से वादा किया था कि बीजेपी के इख्तिदार में आने पर हर शख्स के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई एक शख्स के अकाउंट में 15 लाख जमा नहीं हुए। अगर किसी के अकाउंट में मोदी की रकम जमा हुई है तो वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त आवाम से गुमराहकुन वादे करना और मजहब के नाम पर आवाम को मुश्तइल करना बीजेपी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त बीजेपी के कायदीन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के मसले को उठाते हुए सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। जीएचएमसी के इंतखाबात में भी यहाँ के पागल बीजेपी के सदर भी इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए आवाम के दरमियान न सिर्फ तफरका पैदा कर रहे हैं बल्कि हैदराबाद के अमन को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया कि वह ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात देने वालों की बातों में ना आए, वरना हैदराबाद में फसादात, कर्फ्यू नाफिज होगा और रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएगा। तारक रामाराव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ रोज़गार फराहम करने का वादा किया था। इस हिसाब से मरकज़ को 12 करोड़ अफराद को रोज़गार फराहम करना था, लेकिन अब तक कितने अफराद को रोज़गार दिया गया, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई। टीआरएस कायद ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में मरकज़ी वज़रा और बीजेपी के आला कायदीन सैलाब की तरह हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो इस बात का फैसला करें कि उन्हें
गली बॉयज का इंतखाब करना है या फिर दिल्ली बॉयज का? అడుగుతున్నా అయ్యా కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు, సికింద్రాబాద్ నుంచే మీరు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు, చెప్పండి సమాధానం. 6 ఏళ్లలో నీ ప్రభుత్వం మా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గానికి కానీ హైదరాబాద్ నగరానికి కానీ చేసిందేందో చెప్పు అంటే ఒక్క మాట చెప్పడు. ఒకటే ఒక్క మాట అంటాడు, మీరు ఏం చేస్తే గంటల మాది కూడా గింత ఉందిపోయి అంటాడు. ఇది ఎక్కడ లెక్క? అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చింది, నిజంగా ఈయన చెప్పేదేమన్నా నిజమా అని చెప్పి లెక్కలు మొత్తం తీపించిన. మా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారిని ఇంకా ఇతర పెద్దల్ని పట్టుకొని లెక్కలు తీపిస్తే ఏం తేలిందో తెలుసా? ఇప్పుడు ఒక షాపు కోతాం మనం, తెల్లారులేస్తే జనరల్ బజార్ కోతాం, సూపర్ మార్కెట్ కోతాం, కొనుక్కుంటాం. సబ్బు, ఉప్పు, పప్పు, నూనె, నెయ్యి, చింతపండు, బ్రష్, పేస్టు అందరం కొనుక్కుంటాం. అది కొన్నప్పుడు ట్యాక్స్ కడతాం. మనం 6 ఏళ్లలో తెలంగాణలోని 4 కోట్ల మంది ప్రజలం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో, ట్యాక్సుల రూపంలో కట్టింది 2,72,000 కోట్ల రూపాయలు. 2,72,000 కోట్ల రూపాయలు. మనకెంత వచ్చిందో ఎరికేనా కేంద్రం నుంచి? వాపస్ 1,40,000 కోట్లు. అంటే 2,72,000 కోట్లు మనం కడితే వాపస్ వాళ్ళు మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది 1,40,000 కోట్లు. అంటే రూపాయి మనం కడితే ఆటాన వాపస్ వచ్చింది. మీదికెళ్ళి అలా అమిత్ షా వచ్చిండు, हमने तेलंगाना को 1 लाख करोड़ दिया అంటాడు. యాడ దియా? మా ఆటాన లేగా. అరే ఇది ఎక్కడ నియత్ భయ్? చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు నియత్ ఉంటే, నిజాయితీ ఉంటే చెప్పు. రా, నువ్వు హైదరాబాద్కు రా. ఇప్పుడే మా చిచ్చా చెప్పిండు, 10-12 మంది వచ్చిర్రు ఆడికెళ్ళి, ఢిల్లీకి వెళ్ళి. గుంపులు 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 వస్తారు. గుంపులు గుంపులు ఏమొస్తాయి? గుంపులు గుంపులు ఏమొస్తాయి? నేనైతే అనలేవా, కేసు మీ మీద అయితే, నా మీద కాదు. సింహం ఎప్పుడు సింగల్ సింగల్. కేసీఆర్ ఒక్కడే వచ్చిండు, వాళ్ళేమో గుంపులు 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 గుంపులు. రాని, నో ప్రాబ్లం. ఆల్ పొలిటికల్ టూరిస్ట్ వెల్కమ్. हैदराबाद को स्वागतम सुस्वागतम. हमारा ईरानी चाय पियो, बिरयानी दबा के खाओ, रफा दफा हो जाओ. अरे వస్తే వచ్చినో కానీ रुबाब ఏందా నాకు అర్థం కాదు. వచ్చి మీదికెళ్ళి रुबाब 1 लाख करोड़ दिया. कहां दिया भाई? कहां गया हमारा अठाना अमित शाह जी? 1,30,000 करोड़. लेने देने की बात आती है, लेन देन की बात आती है अमित शाह जी, तो आपने दिया नहीं, हमने आपको दिया. तेलंगाना का जनता ने भारत को दिया. 1,30,000 करोड़ हमने दिया. నిన్నొక ఆయన వచ్చిండు ఊపుకుంటా ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి, యోగి అట యోగి. ఆయన కూడా చెప్తాడు మనకు, ఆయన సొంత రాష్ట్రంలో ఆడబిడ్డ మీద అఘాయిత్యం జరిగితే హత్ర. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी कायदीन अपने तर्ज अमल से हैदराबाद की आवाम की तौहीन कर रहे हैं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब में 100 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दौरा नहीं किया. लेकिन म्यूनसिपल इंतखाबात में वोट मांगने के लिए वो फौरी आ गए. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोविड वैक्सीन के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं. अगर मोदी दौरा नहीं करते तो क्या वैक्सीन तैयार नहीं होता? ये सब निचली सियासत का हिस्सा है. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का नाम तब्दील करने की बात कर रहे हैं. वो कौन होते हैं नाम तब्दील करने वाले? ऐसे ही रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय का हैदराबाद से क्या ताल्लुक़? वो करीमनगर के कॉरपोरेटर सतह के लीडर हैं. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कल का केसीआर का जलसा फ्लॉप हो चुका है. उन्होंने कहा कि इस इंतखाबात से टीआरएस का जवाल शुरू हो गया. हर वोटर सोचने की समय है. कोई कर्नाटक के एमपी के आके ఒక కర్ణాటక ఎంపీ వచ్చి అడ్డగోలు మాట్లాడతాడు. ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చి అసలు హైదరాబాద్ నగరం పేరు మార్చేద్దాం అంటాడు. అసలు నీకు అసలు నువ్వు ఏ హోదాలో మాట్లాడుతున్నావు? అసలు నీకు ఏ సంబంధం? బండి సంజయ్ కూడా హైదరాబాద్తో సంబంధం లేదు. ఆయన కరీంనగర్ కార్పొరేటరు. అంటే బండి సంజయ్, ప్రకాష్ జవడేకర్, స్మృతి ఇరానీ, योगी आदित्यनाथ, सूर्यानो बीरियानो, जेपी नड्डा, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, आप लोग, स्मृति ईरानी, आप लोगों को हैदराबाद से क्या ताल्लुक है?
आपने कभी 1 रुपए सैंक्शन किया है? आप कुछ करेंगे क्या? हम बोल रहे हैं हैदराबाद को हमने किया है. హైదరాబాద్ ఈ రోజు ప్రపంచ స్థాయి ఫార్మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఉంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల. ప్రపంచ స్థాయిలో మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి సంస్థ వచ్చిందంటే ఐటీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల. ఎల్ఎన్టీ మెట్రో రైలు కట్టినామంటే మేం కట్టినాం, మేం మంజూరు చేసినాం. రింగ్ రోడ్ కట్టినామంటే మేం కట్టినాం. పివి నరసింహ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే మేం కట్టినాం. కృష్ణానది నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చినామంటే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చినాం. గోదావరి నది తీసుకొచ్చినామంటే మేము తీసుకొచ్చినాం. కేంద్రం చేస్తున్న వాళ్ళని ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాం, మీరు హైదరాబాద్ నగరానికి రూపాయి ఇవ్వలేదు, కేవలం మతపరంగా చిచ్చు పెట్టి ఎన్నికలు గెలిచే కుట్ర యువత గురించి మాట్లాడాలి. మరి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమో దాదాపు 45% మన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి. సో దేర్ అ మేజర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ ఇన్ ద కంట్రీ అండర్ ద బీజేపీ రూల్ అనేది నేను తెలియపరుస్తున్నాం. తెలంగాణకు వస్తే మేము వాళ్ళకి క్యాష్ రిచ్గా ప్లస్ బడ్జెట్లో మేము వదిలిపోతే, మేమంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వాళ్ళకి ఇచ్చిపోతే ఈరోజు 6 సంవత్సరాల్లో 61,000 కోట్లు మేమిచ్చిపోతే వాళ్ళు ఈ 6 సంవత్సరాల్లో 2 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసి పెట్టారంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎంత ఘోరంగా ఉంది మన ఎకనామిక్ ఇష్యూ ఇక్కడ అని చెప్పేసి. ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఉంది. 33.9% తెలంగాణ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది. ఇది నిజంగానే చాలా చాలా మనకు బాధాకరమే కాదు, దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా మనకుంది. మరి వాళ్ళ ఓన్ ఫిగర్స్ తో దేర్ ఆర్ 30 lakhs तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद की आवाम का फैसला लेने का वक्त आ गया है. उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद मीट द प्रेस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक तारीखी शहर है. उन्होंने निज़ाम हुकूमत का हवाला देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास तो 150 साल पहले ही शुरू हो चुका था, ये नारा तो अब आया है. मौजूदा हुकूमत के दावे पर तबसरा करते हुए कहा कि निज़ाम हुकूमत ने जो गुलदस्ता तैयार किया है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. जो तरक्की के काम हुए हैं वो कांग्रेस के दौर में हुए हैं. उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की के लिए इक़दामात किए गए हैं. 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस को वोट मांगने का हक़ है. उन्होंने कहा कि हैदराबाद के सेक्युलर ढांचे को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं. प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं है, ये जो जीएचएमसी में आम जनता के लिए खासकर मुसलमानों का गरीबी और डबल बेडरूम घर के और जो युवता है उन लोगों नौकरी के लिए आवाज उठाना बोले तो इन लोगों को जिताने के लिए मैं ऐलान किया. मगर कुछ मीडिया ने ये कहा, मैं हमेशा मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर वो प्यार किए नहीं किए मेरे को पहचानते नहीं पहचानते, होशियार समझता देर होशियार समझता मेरा असद भाई, मेरे को कुछ भी समझने दो. मैं ये नहीं कहता हूँ उनको एक इंप्रेशन होगा, मेरा इंप्रेशन को नहीं बदल सकते. मैं उनको दोस्त मान रहा हूँ, वो नहीं माने तो मेरा गलत नहीं है ना. मैं आज भी बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे गाली भी दिया, देर होशियार भी बोले, मगर मैं उनको दोस्त समझ रहा हूँ. दोस्त बोले तो कुछ नहीं समझना बोल के मैं समझ रहा हूँ. मेरा गुजारिश एक ही है असद भाई से, आपको सलार साहब ने विरासत में दारुसलाम दिए, एमएम पार्टी दिए, अब मनमानी से पार्टी को नहीं चला सकते. जो माइनॉरिटीज के लिए जो पार्टी काम करना है, माइनॉरिटीज भला के लिए उन्हें डिसीजन लेना है. आप जहां पर एमआईएम का हक होगा, जहां पर उन्हें इलेक्शन में राजनीति में अगर लड़ रहा है वोट मांगना, जहां पर उन्हें नहीं है इन लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकता, उन्हें ये पार्टी को डालो वो पार्टी को डालो. ये मुसलमानों का हक है जिसको वोट देना जिसको नहीं देना. मगर असद भाई क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, नहीं 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 आप इधर ही जाओ, यहां गए तो ठीक होगा, मगर वहां गए तो वो ले जाके यहां पर.
साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ राम के नाम पर रावण राज चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस में एक दलित लड़की पर जुल्म ज्यादती होने के बाद उनके अफराद खानदान से दूर रखा गया। राम तमाम हिंदुओं के भगवान है, लेकिन राम के नाम पर गॉडसे की पूजा करने पर हमको एतराज़ है। जब तक पूजा करेंगे कांग्रेस बीजेपी का ताक़ुब करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस की मदद से बीजेपी ने बिहार में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जिस तरह से कांग्रेस अरकान असेंबली को खरीदा था, उसी तर्ज पर बीजेपी टीआरएस के अरकान को हासिल करेगी। 6 साल से बीजेपी हुकूमत की तायद करने वाले अब इलेक्शन के सामने बीजेपी पर तनकीदें कर रहे हैं। हमें अच्छे जानते हैं किस तरह हम हैदराबाद को बचा के रखेंगे और इसकी तरक्की किस तरह करना। एक ग्रेटर हैदराबाद नाम देकर एक विश्व नगर करने की प्रयास, एक अंतर्जातीय विमानाश्रय से लेकर मेट्रो रेल तक, ORR से लेकर ITIR प्रोजेक्ट से लेकर हर तरीके का तरक्की हैदराबाद की कांग्रेस ने किया था और आगे करेगी भी। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, आके चले भी गए, मगर कोरोना की वैक्सीन के बारे में देखने के लिए आए या फिर इलेक्शन की प्रचार के लिए आए। तो ये प्रधानमंत्री जी आने से पहले हैदराबाद की नगरवासियों की ये बता के चले तो अच्छा था। आपने किया क्या है हैदराबाद शहर के लिए, आपकी स्मार्ट सिटी में कितना करोड़ रुपया हैदराबाद शहर के लिए दिए थे, या हैदराबाद शहर तरक्की के लिए आपने क्या क्या किया है अभी तक। तो जो डिफेंस कॉरिडोर था वो भी आपने उत्तर प्रदेश लेके गया, ये योगी आदित्यनाथ जवाब देना चाहिए। जो हैदराबाद तेलंगाना की आने वाले डिफेंस कॉरिडोर को आपने छीन कर उत्तर प्रदेश लेके गए। तो हर तरीके का धोखा दिए सो बीजेपी पार्टी एक भारतीय झूठा पार्टी है। अपना कोई तरक्की किया ही नहीं। और आपके जो छोटा मोदी जो तेलंगाना में सरकार चला रहा है, चंद्रशेखर राव, वो बड़े बड़े बात कह रहे थे कल। तेलंगाना हासिल किसने किया? वो खुद उनकी मुंह से कहा असेंबली में, सोनिया जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की अनुग्रह से ही ये तेलंगाना राष्ट्र बना। 1200 से ऊपर युवा ने आत्महत्या किया था। हम सब, मुझे केसीआर ने कई बार फ़ोन करके पूछता था कि क्या हाल है तेलंगाना का, हाथ हो सकता नहीं हो सकता क्या। सो तेलंगाना हमारे बिना या नेता कांग्रेस नेता सोनिया जी की आशीर्वाद बिना ये तेलंगाना नहीं बनता था। और कल बात करते थे कि ये दुबला पतला आदमी है। टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन गांधीनगर डिवीजन की पार्टी उम्मीदवार एम पद्मा नरेश की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने रोड शो किया और घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। పార్టీ మళ్ళీ జిహెచ్ఎంసీలో జెండా ఎగరవేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మీకు తెలుసు, గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు మనకు ఒక క్యారెక్టర్ ఉండే, పండ్ల గణేష్ అని. ఆయన లేడేందా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలల్లో కామెడీ పార్ట్ అంతా మిస్ అయింది అనుకుంటుంటే, ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు పండ్ల గణేష్ కన్నా ఎక్కువ కామెడీ మాటలు మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని అవమానపరిచే విధంగా, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టేటటువంటి విధంగా అర్థం పర్థం లేకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ మరి ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి వారందరినీ కూడా, మేమందరినీ ప్రజల్ని కోరేది ఒకటే, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే విషయాన్ని దయచేసి గమనించుకొని మన కోసం, మన నగరం కోసం, మన అభివృద్ధి కోసం, మన ప్రజల మంచి కోసం పనిచేసేటటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. కేసీఆర్ గారు కారు గుర్తు మీద ఓటేసి మరి కేసీఆర్ గారిని మరింత బలోపేతం చేసి నగర అభివృద్ధి. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6,27,29,975 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 14,60,995 लोगों की मौत हो गई है।
हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 93,92,919 हो गया है, जबकि 1,36,696 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,69,223 हो गई है, जबकि 1,455 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 805 नए मामला सामने आए और 4 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 10,490 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला में 75 तालिबात कोरोना से मुतासिर पाई गईं, जिनसे वालिदैन और ओहदेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये वाकया कोरटला सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल कॉलेज में पेश आया। ज़राए ने बताया कि कॉलेज के ओहदेदारों ने तालिबात से ख्वाहिश की कि वो ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए निसाबी कुतुब हासिल करने के लिए कॉलेज आएँ। बताया जाता है कि कॉलेज को आने वाली तालिबात वक्फे से बुखार से मुतासिर हो गईं और 250 में से 75 तालिबात कोरोना से मुस्बित पाई गईं। ओहदेदारों ने तालिबात से ख्वाहिश की कि वह अकामती हॉस्टल में ही रहें, उनके लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। बताया जाता है कि कुछ असातिज़ा भी इससे मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर के हमले में एक कमसिन लड़की हलाक हो गई, जिसकी शिनाख्त 15 साला निर्मला की हैसियत से हुई है, जो आसिफाबाद जिले के कोंडापल्ली के खेत में दीगर मजदूरों के साथ कपास चुन रही थी। इस दौरान शेर अचानक खेत में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मजदूर किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन निर्मला शेर की जद में आ गई। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और काउंसिल का सरमाही सेशन 30 नवंबर से शुरू होगा। स्पीकर असेंबली तमिनेनी सीताराम व सदरनशीन काउंसिल मोहम्मद अहमद शरीफ ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और उनको हिदायत दी कि वो सेशन के आसान इनेकाद के लिए दरकार इंतजाम करें। ये सेशन इम्कान है कि 4 दिसंबर को ख़त्म होगा। ज़राए ने कहा कि अहम बिल्स इस सेशन में पेश किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पी वेंकटरामैया उनके क़यामगाह पर मिस्त्री के हमले में महफूज रहे। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटरमना ने मीडिया से कहा कि जब वजीर मौसूफ अपनी क़यामगाह से बाहर आ रहे थे तो ऐन उसी वक्त बी नागेश्वर राव, जो मिस्त्री का काम करता है, उसने थापी से उन पर हमला करने की कोशिश की। ताहम वजीर मौसूफ इस हमले में महफूज रहे। उनके गनमैन और हामियों ने उस हमलावर पर काबू पा लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम हालत नशा में था और यही उस हमले की वजह थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। बाद अज़ां वजीर मौसूफ ने मीडिया को बताया कि मुलजिम ने अचानक उन पर हमला कर दिया, ताहम वो इसमें महफूज रहे। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में बेकाबू बस दुकानात में घुस पड़ी, ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली। यह हादसा जिले के नारकटपल्ली मंडल मुस्तखर में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस सड़क के किनारे दुकानात में घुस गई। इस हादसे में फल की 3 बंडियों को भी नुकसान पहुंचा और एक दुकान का शटर टूट गया। पुलिस ने बताया कि बस ड्राइवर तेज रफ्तार के साथ साथ हालत नींद में था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इस हादसे के वक्त दुकानात में कोई भी मौजूद नहीं था। बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे। दुकानात में घुसकर यह बस रुक गई। किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली है, जिससे तमाम ने राहत की सांस ली। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में गरज और चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 24 घंटों के साथ साथ 2 और 3 दिसंबर को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, जुनूबी साहिली एपी और रायलसीमा में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 2 और 3 दिसंबर को तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में शदीद बारिश हुई। अक़ल-तरीन दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि तेलंगाना के ज़िले मेदक में 18.1 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।